इस रींगाखार के इस पवित्र भूमि में इस कार्यक्रम के विशेष शोभायमान माननीय राजा खड़गराज सिंह जी कार्यक्रम के मुख्य अतिथि, साथ ही आज के इस कार्यक्रम में अध्यक्षता कर रहे माननीय जिला अध्यक्ष सर्ववादी समाज सम्मानित प्रभाती मरकाम भैया जी, कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि के आसंदी पर विराजमान सम्मानित CR राज भैया जी, माननीय महासचिव डॉक्टर संतोष धुर्वे जी, माननीय प्रदेश पदाधिकारी गजराज टेकाम जी, माननीय संगठन मंत्री नंदलाल मेरावी जी, संगठन मंत्री सम्माननीय फागुराम मरकाम जी, जिला उपाध्यक्ष सम्माननीय सिद्धराम मेरावी जी, कोषाध्यक्ष सम्माननीय पूरन धुर्वे जी, सम्माननीय नेकलाल मेरावी जी, कोमल मेरावी जी, साथ ही गुणवाना समाज के जिला अध्यक्ष भैया दयावंत मेरावी जी, सम्मानित संरक्षक धीरपाल सिंह छदैया जी, जिला उपाध्यक्ष मनोहर धुर्वे जी, इतवारी मेरावी जी, सुखदेव धुर्वे जी, सुखदेव ठाकुर जी, सुखनंदन धुर्वे जी, मणिराम छेदावी जी, नेकलाल मेरावी जी, सम्माननीय अंजोर सिंह सिदार जी, प्रोफेसर लवन सिंह कंवर जी, प्रोफेसर शिवराम सिंह श्याम जी, भैया दिलीप धुर्वे जी, दामोदर उइके जी, साथ ही महिला प्रभाग के पदाधिकारी दीदी तारा देवी मरकाम जी, पूर्व जिला अध्यक्ष जिला गौड़ समाज सेवा समिति सम्मान्य मीनाक्षी धुर्वे जी, प्रदेश उपाध्यक्ष सर्ववादी समाज महिला प्रभाग सम्मान्य सियादेवी पंद्रेव जी, प्रदेश अध्यक्ष आदिवासी धर्म परिषद छत्तीसगढ़ सम्मान्य राजकुमारी धुर्वे जी, रोशनी धुर्वे जी, चमेली धुर्वे जी, साथ ही इस क्षेत्र के जनप्रतिनिधि और हमारे कवर्धा ब्लॉक के बोल्ला ब्लॉक के जनपद पंचायत के अध्यक्षा जी सम्मान्य अमिता प्रभाती मरकाम जी, और मंच में विराजमान समस्त युवा शक्ति, पितृशक्ति, मातृशक्ति, आप सबको सादर वंदन, सादर जय शिवा, जय जोहार। आज इस रींगाखार के इस माटी में हम सब उपस्थित होकर के सोना खान में जन्मे उस महामानव को, अमर शहीद बलिदानी को स्मरण कर रहे हैं। इस मंच के माध्यम से उनको सादर सेवा जोहार और सादर प्रणांजलि अर्पित करता हूं। सम्माननीय मंच, आज 19 दिसंबर है। 19 दिसंबर का वह दिन इतिहास के पन्नों में दर्ज है। वीर नारायण सिंह जी को अंग्रेजों के द्वारा 10 दिसंबर को फांसी में लटकाया गया, और लटकाया गया 8 दिन तक रखने के बाद उनसे मन नहीं भरा। उनके मरणासन स्थिति के बावजूद, मरने की स्थिति के बावजूद उनके शरीर को तोप में बांध करके उड़ा दिया गया। वो दिन आज था। आज का यह दिन इतिहास के पन्नों में आदिवासी क्रांतिकारी जो देश के लिए लड़े हैं उसके लिए खास है, और आदिवासी समाज के लिए यह दिन इसलिए और खास है कि अन्य समाज जयंती मनाते हैं। दिवांगन समाज को देखेंगे परमेश्वरी जयंती, साहू समाज को देखेंगे मां कर्मा जयंती, केवट समाज को देखेंगे तो शंकर गुहा जयंती, ब्राह्मण समाज को देखेंगे परशुराम जयंती। तमाम प्रकार के जो समाज है वो जयंती मनाते हैं। सिर्फ एक मात्र आदिवासी समाज है जो बलिदान दिवस मनाता है, और बलिदान दिवस इसलिए, और बलिदान दिवस के दिन भी नाच गान, जन्म को उत्सव के रूप में तो मनाते हैं, लेकिन एक आदिवासी समाज ही है जो मौत को भी उत्सव के रूप में मनाते हैं। ये खासियत है आदिवासी समाज की। तो आज ये बलिदान दिवस, वीर नारायण सिंह जी का बलिदान दिवस हम सबके लिए प्रेरणा देने वाला है।
तत्कालीन समय में धन्ना सेठ और अंग्रेजों से लड़ाई लड़े, क्या वह लड़ाई आज समाप्त हो चुकी है? क्या अब लड़ने की जरूरत नहीं है? नहीं। आदिवासी समाज यदि बलिदान दिवस मना रहा है तो उसके पीछे उसका सबसे बड़ा कारण है कि आदिवासी का लड़ाई समाप्त नहीं हुआ है, और बलिदान दिवस मना करके अपने पूर्वजों के बलिदान से वो प्रेरित होते हैं, प्रेरणा लेते हैं। गोरे अंग्रेज तो चले गए, आज काले अंग्रेज आपके हक और अधिकार को हनन करने के लिए विद्यमान हैं। कहां कहां विद्यमान हैं? आप अपने इर्द गिर्द झांक कर देखेंगे, बहुत सारे विश्वविद्यालय में विद्यमान हैं, बहुत सारे शैक्षणिक संस्थानों में विद्यमान हैं, मीडिया में विद्यमान हैं, संसद में विद्यमान हैं, विधायिका में विद्यमान हैं, न्यायपालिका में विद्यमान हैं, आपके हक और अधिकार को हनन करने के लिए। इन काले अंग्रेजों से लड़ने के लिए हमको प्रेरित होने के बाद सीखना चाहिए। मैं हवाई बात नहीं करता। आपने देखा है कि इसी दिसंबर का वह महीना आप सबने याद किया है कि यूसीसी लागू हुआ। यूसीसी लागू करने के लिए सांसद के पटल पर किसने रखा? सांसद, वो भी आदिवासी सांसद। आदिवासी सांसद के द्वारा मानव संसद पटल पर रखा गया कि भारत में यूसीसी लागू होना चाहिए, यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होना चाहिए। यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या है और क्यों लागू होना चाहिए? भाजपा के सांसद किरोड़ी लाल मीणा, राजस्थान का रहने वाला आदिवासी सांसद, संसद में यह रखता है कि भारत में समान नागरिक संहिता, समान नागरिक कानून लागू होना चाहिए। तो क्या भारत में समान नागरिकता नहीं है? क्या किसी को विशेष नागरिकता मिलता है? क्या इस देश में कोई विशेष नागरिक है? ढूंढने की जरूरत है, और ढूंढने की जरूरत है। जब ढूंढेंगे तो पाएंगे आदिवासी समाज ही है जिसको विशेष नागरिकता प्राप्त हुआ है, क्योंकि ये देश के नागरिक नहीं, ये देश के वो मालिक है, एंटी क्राइस्ट है वो इस देश की नागरिकता कोई भी प्राप्त कर सकता है। कोई भी दूसरे देश का आया हुआ व्यक्ति इस देश में 10 साल रहेगा, 15 साल रहेगा, उसको इस देश में नागरिकता मिल जाता है। बहुत दिनों बाद चिंतन करने का अवसर है आदिवासी समाज के लिए कि वास्तव में संसद पटल में देश के आजादी के 70 साल के बाद समान नागरिक कानून, समान नागरिक संहिता लागू करने के लिए क्यों जरूरत आन पड़ी? कौन सी ऐसी चीज है जो बाधा पहुंचा रही है? तो बाधा है आपका 5वीं अनुसूची, बाधा है आपका 6वीं अनुसूची, बाधा है आपका पेशा एक्ट, बाधा है आपका हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 का कंडिका 2 और 2, बाधा है आपका भारतीय संविधान का अनुच्छेद 13(3) जो आपका विशेषाधिकार प्राप्त है। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 का कंडिका 2(2) क्या कहता है? वो कहता है आदिवासी चूंकि रूढ़ी और परंपरा से शासित होते हैं, अतः इनकी पैतृक संपत्ति में पुत्रियों को अधिकार नहीं है, क्योंकि इनकी रूढ़ी प्रथा और परंपरा के अनुसार ये लोग जीवन साथी का चयन करते हैं। ये बाधा आ रही है आपकी रूढ़ी प्रथा और परंपरा। बाधा आ रही है आपका 170 ख। 170 ख में लिखा क्या है? 170 ख में लिखा है कि आदिवासी की जमीन को गैर आदिवासी नहीं खरीद सकता, क्योंकि जल जंगल जमीन आपके पास है, जहां पर धन संपदा है, जहां पर मणि माणिक्य और नाना प्रकार के खनिज पदार्थ हैं, इनके ऊपर पैनी नजर है। ये आड़े आ रहा है। इसीलिए आज भारतीय संसद में समान नागरिक बिल पर बहस के लिए आदिवासी सांसद को रखा गया, और आदिवासी सांसद ने लिखा क्या है? एक देश, एक संविधान, एक नागरिकता होना चाहिए। तो सबसे हम तो सोच रहे थे कि हम एक देश एक संविधान ही चल रहा है, लेकिन एक नागरिकता की जब बात आ रही है तो सबको तो एक नागरिकता मिल रही है, लेकिन जब ढूंढने पर पता चलता है आदिवासी समाज है जिसको नागरिकता नहीं। ये तो इस देश के मालिक है, स्वयं सरकार है।
स्वयं सरकार है, ये इस देश की नागरिक नहीं है, सरकार है। उसको नागरिक की श्रेणी में लाने के लिए यह सबसे बड़ा षड्यंत्र है। आज इस मंच के माध्यम से मैं इस कानून का विरोध करता हूं और आज इस बलिदान दिवस के अवसर पर आपसे मैं अमर बलिदानी शहीद वीर नारायण सिंह जी का जब आप बलिदान दिवस मना रहे हैं तो उनसे आप प्रेरित होकर के शपथ लें कि इस कानून का आप जो है खुली मंचों से आप विरोध करेंगे। सांसद के पटल पर चर्चा के लिए लाया गया, आपके पास 170 ख है, आपके पास 5वीं अनुसूची है, 6वीं अनुसूची है, इसलिए आपकी जमीन को किसी धन्ना सेठ को नहीं दे पा रहा है। तत्कालीन समय में भी अंग्रेजों के खिलाफ, धन्ना सेठों के खिलाफ आदिवासी मसीहा देश के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी वीर नारायण सिंह जी ने लड़ा था। आज भी आपको अपनी अस्मिता, अपने अधिकार के संरक्षण के लिए लड़ना होगा। इसलिए मैं कहता हूं आदिवासी की लड़ाई समाप्त नहीं हुई है, लेकिन आदिवासी को यह भी समझना होगा कि आपका दोस्त कौन है, दुश्मन कौन है, किससे लड़ना है, यह पहले तय कर लीजिए। क्योंकि समाज में अक्सर देखा जाता है कि समाज के लोग सिर्फ समाज के साथ लड़ते हैं, दुश्मन का चयन नहीं कर पा रहे हैं। कौन दोस्त है, कौन दुश्मन है, कौन आपके रूढ़ी परंपरा को खत्म करने की साजिश रच रही है, किनके द्वारा इतना बड़ा आपके अधिकारों का हनन के लिए एक कानून को संसद में और एक कानून को माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा चैलेंज किया गया। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 का कंडिका 2(2) को समाप्त करने की जरूरत है। किसने कहा? माननीय सुप्रीम कोर्ट ने। आज हमारे देश के एक भी एमपी, एक भी एमएलए यह नहीं कहा माननीय सुप्रीम कोर्ट को कि यह हमारा भारतीय संविधान के द्वारा प्रदत्त अधिकार अनुच्छेद 13(3) रूढ़ी प्रथा एवं परंपरा को विधि का बल है। आदिवासी समाज, आदिवासी समुदाय वो इस परंपरा से शासित होते हैं, अर्थात हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 कंडिका 2(2) को छेड़ने की जरूरत नहीं है। और यह भी बता दूं आपको, यह 1956 का जो कंडिका 2(2) आया है, किसी भारतीय संविधान के भारतीय जगह में स्थान में बैठ करके उसको चयन नहीं किए हैं, या ब्रिटिश साम्राज्य में चयन नहीं किए हैं, बल्कि आपके परंपरा को एज इट इज उसमें स्थान मिला है, जो स्वयं कानून है। तो इस पर बहस यदि कोई करेगा तो सिर्फ समाज को अधिकार है, ना कि किसी सांसद को, ना कि किसी सुप्रीम कोर्ट को। आज इस मंच के माध्यम से माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो कही गई बातें 1956 की कंडिका 2(2), समाज को इनका भी विरोध करना चाहिए। क्योंकि आपकी यदि बेटियों को यदि पैतृक संपत्ति का यदि बंटवारा मिल जाता है, मैं पिता की संपत्ति की बात नहीं कर रहा हूं, दोनों में अंतर है। पिता की संपत्ति, पैतृक संपत्ति, पिता के द्वारा खरीदा गया संपत्ति में पुत्रियों को अधिकार है, ये आपका अधिकार है। लेकिन पैतृक संपत्ति किसे कहते हैं? जो आपके पूर्वजों के द्वारा आपको हस्तांतरित किया गया है, वह संपत्ति आपकी पैतृक संपत्ति है। और आप तक यदि वो संपत्ति पहुंचा है, वो जमीन पहुंचा है, तो आप उसके मालिक भी नहीं है, आप उनके वाहक हैं, मालिक नहीं है। आप उनके संरक्षण करता है। आपको उस संपत्ति को अपने आने वाले वंशज तक आपको हस्तांतरित करना होगा, देना होगा। आज वीर नारायण सिंह जी का जो लड़ाई है समाप्त नहीं हुआ है। वीर नारायण सिंह जी द्वारा जो छोड़ी के जो लड़ाई है, उसको पुनः उस कड़ी को जोड़ते हुए हमको पुनः लड़ने की जरूरत है और एकजुट होने के लिए जरूरत है। सम्माननीय मंच, मैं आज इस मंच के माध्यम से अपने यूसीसी को बचाने के लिए एक मुहिम छेड़ने की जरूरत है। जैसे आप सबने अपने 32% आरक्षण को बचाने के लिए एक मंच में आकर के वहां पर आपने पार्टी नहीं देखा, वहां पर आपने अपना राजनीतिक लाभ नहीं देखे, वहां पर आपने पद प्रतिष्ठा नहीं देखा, सब कुछ दांव में लगा करके आप रोड में उतर आए और सरकार को बाध्य होना पड़ा। और विधानसभा में विधायकों के द्वारा आपके 32% आरक्षण को एज इट इज रखने के लिए जो है उनको बाध्य होने पड़ेगा। ये आप सबकी जीत है। एक बार मैं आपके लिए, सबके लिए मैं ताली आमंत्रित करता हूं, क्योंकि वह दिन 15 नवंबर छत्तीसगढ़ के हर ब्लॉक, हर जिला,
हर संभाग के उस नेशनल हाईवे का वो जो भीड़ चीख चीख के चिल्ला रही है कि आदिवासी समाज अपने अधिकार के संरक्षण और सुरक्षण के लिए कितना कृत संकल्पित है, कितना सजग है। आज आदिवासी समाज को पढ़ा लिखा समाज के श्रेणी में गिना जाता है। साथ ही आदिवासी समाज को लड़ाकू समाज के श्रेणी में गिना जाता है, क्योंकि आदिवासी समाज, इतिहास खोल करके देख लीजिए, जहां भी अस्मिता की बात आई है कभी समझौता नहीं किए हैं। उनको डराने धमकाने के तमाम प्रकार के हथकंडे अपनाए गए। चाहते थे वीर नारायण सिंह जी को कि हिमाकत न करे, कि लाश को फांसी टांगने के बाद भी इसको लटकाया गया है। उनसे भी मन नहीं भरा, तो आज के दिन 19 दिसंबर को तोप में बांधा गया, उस मरे हुए लाश को तोप में बांधा गया और उसको तोप से उड़ा दिया गया। चिथड़े चिथड़े हो गए। अब उनके परिवार वालों को कहा अब ले जा सकते हो समेट करके, जहां भी आपको मिलेगा उसका टुकड़ा उसे आप ले जाइए। फिर भी आदिवासी समाज नहीं डरा, और नहीं आदिवासी समाज डरने वाला समाज है, क्योंकि उनको अपना इतिहास, जो इतिहास के पन्नों में उनके लिए जो उल्लेखित है, ऐसा इतिहास जो मौखिक इतिहास है, ऐसा इतिहास जो हम सबके इर्द गिर्द है, ऐसा इतिहास जो सार्वजनिक मंचों से बताया जा सकता है। मैं उस दिन का भाषण में पुनः इसलिए दोहराना चाहूंगा कि आदिवासी समाज को हमेशा मांगने वाले समाज के रूप में देखते हैं कि भैया ये लोग गरीब तबके के लोग हैं, ये लोग मांगते हैं, ये लोग नेता लोग भी इनसे करनी चुराते हैं कि भैया लोग जाएंगे कुछ ना कुछ जो है मांगेंगे। आप अपना इतिहास बताते कहां हो? कहां गया इस देश को सोने की चिड़िया का तमगा देने वाला वो गोंडवाना साम्राज्य, जहां पर 52 गढ़ और 57 परगनाएं होती थी? आज भी उनका गढ़ किला चीख चीख के चिल्ला रहा है कि इस देश के, इस धरती के हम लोग राजा थे, और हमारे अभी भी जो महल है वो इन भूखंडों में तब्दील है, और आज भी उनके वंशज हमारे बीच में, जैसे अभी वीर नारायण सिंह जी का वंशज आज भी हमारे बीच में है। आज भी यदि राजा साहब हमारे बीच विराजमान है, यहाँ के जमींदार साहब हमारे बीच विराजमान है, किस समुदाय के हैं वो? आदिवासी समुदाय के हैं। और इन्होंने समझौता किया, इनके पूर्वजों ने समझौता किया, हमारे पूर्वजों ने समझौता किया, क्योंकि देश जब आजाद हुआ तो देश के आजादी के समय हमारे लोगों के पास कुछ भी नहीं था। हमारे लोगों के पास नहीं, देश के लोगों के पास कुछ भी नहीं था। कुछ बनाने के पास उनके लिए कोई औजार नहीं थी। सुई बनाने का भी यहाँ पर कल कारखाने नहीं हुआ करते थे। उस समय आदिवासी समाज ने कहा कि अब ये 52 गढ़ 57 परगना का समस्त साम्राज्य, समस्त सोन के सिक्के, समस्त संसाधन देश के विकास के लिए हम लोग समर्पित करते हैं। और आज देश यदि विकासशील की देश के श्रेणी में खड़ा है तो किसकी देन है? किसी धन्ना सेठ की देन है? किसकी देन है? आदिवासी समाज के राजाओं और मुस्लिम समाज के नवाबों की देन है। उनकी दानशीलता को हमको नहीं भूलनी चाहिए। आदिवासी समाज की जो दानशीलता है, मुस्लिम समाज की जो नवाबों की जो दानशीलता है, उनको भारत देश को नहीं भूलना चाहिए। आज के इस अवसर पर आपने बलिदान दिवस मनाने का जो संकल्पना लिए हैं, तो यहां से संकल्प लेकर के जाइए कि जो बातें आपके लिए जो षड्यंत्रकारी है उसका आप मुंहतोड़ जवाब देंगे, और यदि जवाब नहीं देंगे तो वीर नारायण सिंह जी के प्रति यहाँ के हमारे आदिवासी समाज के जितने भी लिबर्टीज है, जितने भी महापुरुष हैं, उनके प्रति बेईमानी होगी। आपके सिर्फ वीर नारायण सिंह जी के लिए ही क्यों, उनको ही बस कहा तोप से उड़ाया गया। आप जितने भी आदिवासी समाज के महापुरुष देखेंगे, सभी को सामान्य दंड नहीं मिला। चाहे राजा शंकर शाह, रघुनाथ शाह हो, चाहे फूलो झानो हो, चाहे चांद भैरव हो, चाहे गुंडा दौड़ हो,
यहां तक कि राजनीतिक हत्या भी यदि हुई है तो राजा श्यामलाल जी का वो भी अपने अस्मिता के साथ उन्होंने समझौता नहीं किया। आज भी हम अपने अस्मिता के साथ समझौता नहीं कर सकते। आप सबने बहुत ध्यानपूर्वक मेरी बातों को सुना, इसके लिए आप सबको मैं सादर नमन करते हुए मैं पुनः शहीद वीर नारायण सिंह जी को आज इस मंच के माध्यम से सादर वंदन करते हुए सादर श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। बोलिए बुढ़ादेव की